जय हिंद एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका इंदौर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इंदौर डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रहे थे, जिसमें हमने इसके पहले इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को पढ़ा हुआ था और उसके जस्ट बाद हमने लैंडफॉर्म्स के बारे में थोड़ा स्टडी की हुई थी। और जो हमने पहला लैंडफॉर्म पढ़ा था उसका नाम क्या था, रनिंग वाटर। आज की इस वीडियो में हम लैंडफॉर्म्स के कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, बीट लाइक ग्राउंड वाटर से क्या लैंडफॉर्म बनते हैं, और उसके बाद इसके अलावा हम देखेंगे ग्लेशियर से क्या लैंडफॉर्म बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर मैं बात करूं ग्राउंड वाटर की, तो ग्राउंड वाटर में सबसे पहले स्ट्रक्चर्स या इरोजन की प्रोसेस उस वाले रॉक में होगी जिसमें कैल्शियम कंसंट्रेशन होगा। ऑब्वियस ही बात है, कैल्शियम कंसंट्रेशन होगा, ये डोलोमाइट की रॉक होगी। ऐसी रॉक जो कि वाटर में सोल्यूबल हो, उसी के कारण हमारे पास क्या होगा, इरोजन की प्रोसेस होगी, है ना। तो ध्यान रखना, ग्राउंड वाटर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इरोडिंग द लैंड मासेस, और ज्यादातर कहां होती है, एंड शेपिंग लैंड फॉर्म स्पेशली इन द रीजन्स विद द कैल्शियम कार्बोनेट रिच रॉक्स लाइक लाइमस्टोन और डोलोमाइट। तो ऐसी रॉक्स जहां पे हमें कैल्शियम कंसंट्रेशन अच्छी मात्रा में देखने मिलेगा, उसी रॉक्स में हम क्या देख पाएंगे कि हमारे पास इसमें इरोजन और डिपोजिशन की प्रोसेस होगी और डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जो हमारे ग्राउंड वाटर होती है वो क्या करती है, ग्राउंड वाटर जब बहता है तो उसमें कैल्शियम क्या होती है, कैल्शियम सोल्यूबल होती है, और इसके कारण क्या होता है, उसमें डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं। और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं ग्राउंड वाटर के कारण, उसे हम क्या कहते हैं, कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्ट टोपोग्राफी। क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड वाटर एक्टिविटी फॉर्म्स अ डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म इन द लाइमस्टोन रीजन, इसी को क्या कहते हैं, कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। तो अगर पेपर में आके पूछे कि कास्ट टोपोग्राफी का फॉर्मेशन कौन से लैंडफॉर्म में होता है, तो आप क्या बोलोगे, ग्राउंड वाटर में होता है। किस में होता है, ग्राउंड वाटर में होता है। और कास्ट टोपोग्राफी क्या है, तो मैंने बताया जो ग्राउंड वाटर ऐसे रीजन में जहां पे कैल्शियम रिच रॉक है, तो उसमें क्या होती है, एक डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव अमाउंट ऑफ क्या बनाती है, एक डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करती है, और इसके कारण फॉर्मेशन किसका होता है, कास्ट टोपोग्राफी का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले इरोजनल लैंडफॉर्म से। तो इरोजनल लैंडफॉर्म क्या होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा ग्राउंड वाटर जब फ्लो करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में इरोजन करेगा, और जो लैंडफॉर्म बनेंगे उसे हम इरोजनल लैंडफॉर्म कहते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इन्फ्लुएंस बाय द ग्राउंड वाटर। ऑब्वियस सी बात है, जो इरोजन की प्रोसेस होगी किससे इन्फ्लुएंस होगी, ग्राउंड वाटर से, टेम्परेचर से, एंड द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स इन द रॉक। तो ऑब्वियस सी बात है, इरोजन कैसे होगा, इरोजन की प्रोसेस होने के लिए तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला ग्राउंड वाटर फ्लो कैसे हो रहा है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा। दूसरा वहां पे टेम्परेचर क्या है, और तीसरा कि भैया रॉक है तो उसमें कितने जॉइंट्स हैं, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ रॉक जहां पे आपको लेयर्स दिखेंगी कि ऊपर भैया हार्ड रॉक है और नीचे हमारी सॉफ्ट रॉक है। क्या है, सॉफ्ट रॉक है। तो ग्राउंड वाटर क्या करेगी, ऊपर की रॉक तो वैसे ही रह जाएगी, लेकिन नीचे की रॉक को क्या कर देगा, इरोड कर देगा। या ग्राउंड वाटर में कैल्शियम है, जो नीचे कैल्शियम रिच रॉक है, वो क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी। ठीक है, तो जिसके कारण एक डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म फॉर्म होगा। ठीक है, जो पहला हमारे पास लैंडफॉर्म आता है उसका नाम क्या है, हमारे पास स्वेलो होल। स्वेलो होल एक हमारे पास इरोजनल लैंडफॉर्म है। अगर मैं इस होल की बात करूं तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप ध्यान रखना, कई बार हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है, आप देखे भी होगा कि ग्राउंड वाटर जहां बहता रहता है तो वहां पे एक शैलो सा गड्ढा बन जाता है। क्या बन जाता है, शैलो सा गड्ढा बन जाता है, और इस तरीके के होल को हम शैलो होल कह देते हैं, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख भी पा रहे होगे। ठीक है, क्या बनता है, शैलो सा गड्ढा बनता है, उसे हम शैलो होल्स कह देते हैं। फॉर्मेशन कैसे हुआ, मान लो ये पूरे हार्ड रॉक का एरिया रहा होगा, यहां से पानी बह रहा था, और बीच में कहीं लाइमस्टोन रहा होगा या डोलोमाइट की रॉक रही होगी, तो ओवर द टाइम वो रॉक क्या हो गई, डिसॉल्व होगी वाटर में। ठीक है, तो क्या बन गया, छोटा सा गड्ढा, शैलो सा गड्ढा बन गया, उसे हम क्या कहते हैं, शैलो होल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम शैलो होल कह देते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो होता है सिंक होल। नेक्स्ट क्या है, सिंक होल। अब सिंक होल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो भैया सिंक होल सिंक होल का फॉर्मेशन, जो ये शैलो होल है, अब समझो इसमें क्या होगा, सिंक होल सर्कुलर टॉप रहेगा। शैलो होल में आपने क्या देखा, छोटा सा गड्ढा है, लेकिन सिंक होल जो आप ये देख पा रहे हो सकता है कि कभी ओवर द टाइम नीचे एक ऐसी रॉक रही हो या लाइमस्टोन की एक ऐसी रॉक रही हो, जो पानी, अधिकतर पानी बरसने से ये पूरा रॉक डिसॉल्व हो गई और नीचे जमीन धंस गई है। तो फॉर्मेशन किसका हो गया है, किसका हो गया, सिंक होल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब होता यह है कि ऑब्वियसली इसका जो टॉप होता है सर्कुलर टॉप होता है, और इसके बाद यहाँ पे फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। अगर मैं उस वाले डायग्राम में दिखाऊं तो ऐसे बनता है, देखिए
सिंक होल है, यहाँ पे टॉप में रहेगा और क्या बन रहा है, फनल बन रहा है, ऊपर सर्कुलर टॉप है और नीचे क्या है, फनल शेप स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है। तो ये बन गया हमारे सिंक होल। ठीक है, अगर इसमें क्या लिखा है पहले इसको पढ़ लेते हैं। डिप्रेशंस दैट आर सर्कुलर एट द टॉप एंड फनल शेप्ड एट द बॉटम, जो मैंने पहले ही बताया कि वो क्या होंगे, ऊपर क्या होंगे, सर्कुलर होंगे और नीचे जाके क्या होंगे, फनल शेप्ड में होंगे। अगर मैं बात करूं फॉर्म्ड इन टू वेज, पहला होता है सोल्यूशन सिंक। तो सोल्यूशन सिंक का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन सिर्फ आर फॉर्म्ड सोनली थ्रू द सोल्यूशन प्रोसेस वेयर लाइमस्टोन डिसॉल्व ओवर टाइम क्रिएटिंग डिप्रेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हो सकता है ओवर टाइम में लाइमस्टोन डिसॉल्व हो गई होगी पानी में और जिसके कारण क्या बन गया, एक हमारे पास सिंक होल बन गया। तो ये पहला है सोल्यूशन सिंक्स हो गया। दूसरा क्या हो, कोलैप्स सिंक। अब ये जो कोलैप्स सिंक्स या डोलाइंस जो होते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप कई बार देखते हो जमीन धंसने की एक प्रोसेस आप देखते हो ना, जमीन भी धंस जाती है और उस प्रोसेस से भी एक सिंक बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिंक होल कह देते हैं। लिखा भी वही होगा, अकर्स व्हेन द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड वॉइड और केव कोलैप्स। मान लो एक अपना ये केव था, उसका जो रूफ था वही कोलैप्स हो गया, जिसके कारण फॉर्मेशन हमारा क्या हो गया है, किसका फॉर्मेशन हो गया, कोलैप्स सिंक का या डोलाइंस का। अगर यहां देखोगे तो ये बन गया आपका कोलैप्स सिंक, ये कोलैप्स सिंक बन गया। ठीक है, ऊपर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर रहा होगा और ये पूरा का पूरा जमीन का जो पार्ट था ये धंस के नीचे आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया, कोलैप्स सिंक बन गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वैली सिंक्स। अब ये वैली सिंक्स क्या होती है भाई, अच्छा आप लोग के घर में, सबके घर में सिंक होती है जिसमें बर्तन धुलते हैं ना, आप इसको उससे कंपेयर कर सकते हो। क्या होता है कि इसमें आसपास की बाउंड्री में हार्ड रॉक का डिपोजिशन होता है और बीच में जो होता है सॉफ्ट रॉक होती है, जैसे कि लाइमस्टोन हो गई, डोलोमाइट की रॉक हो गई, जिसने डिसॉल्व कर लिया और फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए वैली टाइप का बन जाता है, एक सिंक, वैली सिंक बन जाती है। इसी को हम वैली सिंक या उलवास भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए वैली बनी हुई है ना, ऐसी सिंक जो वैली की तरह फॉर्मेशन हो जाए उसको हम कहते हैं वैली सिंक हो गया। ठीक है, एक ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर है तो मैं थोड़ा दिखाऊंगा, नहीं है, चलिए। तो वैली की तरह ये सिंक बन गया है ना, इसको कहते हैं वैली सिंक। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है लिखा क्या, ये भी पढ़ लेते हैं भाई। क्या लिखा है, व्हेन वैली सिंक होल्स और डोलाइंस मर्ज ड्यू टू स्लंपिंग ऑफ मटेरियल। क्या हो गया है, स्लंपिंग ऑफ मटेरियल हो गया, ये कोलैप्स ऑफ रूफ, केव रूफ। अब स्लंपिंग ऑफ मटेरियल क्या होता है, या तो मटेरियल का धंस जाना या तो मटेरियल का डिसॉल्व हो जाना, इसको कहते हैं स्लंपिंग ऑफ मटेरियल। ऊपर से जो मटेरियल आया था वो मटेरियल या तो धंस गया है और या तो वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया है, जिसके कारण ये क्या बन गया, एक वैली सा बन गया है। क्या बन गया, एक वैली सा बन गया। और सिंक तो समझते ही हो, वैली सिंक बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन होता है इस तरीके से सिंक होल का। ठीक है, सॉरी वैली सिंक्स का। नेक्स्ट हमारे पास है लेपीज और रिजेस। अब ये लेपीज और रिजेस क्या होते हैं, तो जैसे हम एक बार लेवीज पीछे देख के आ चुके हैं, वैसे ही लेपीज और रिजेस होते हैं। होता क्या है कि दीज आर इर्रेगुलर लाइमस्टोन। यहां पे क्या होता है, आपको लाइमस्टोन के इर्रेगुलर स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे। सरफेस कैरेक्टराइज्ड बाय द मेज ऑफ पॉइंट्स, ग्रूव्स एंड रिजेस। इसमें क्या होता है, देखो आप देख पा रहे हो ये रिजेस बनी हुई है, क्या बनी हुई है, रिजेस। तो अब इसका फॉर्मेशन कैसे बन गया, तो समझो कि बीच में कहीं लाइमस्टोन रही होगी जो ओवर द टाइम डिसॉल्व हो गई। क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, और जिसके कारण फॉर्मेशन किसका हो गया, रिजेस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, लेपीज और रिजेस का फॉर्मेशन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं केव्स का फॉर्मेशन। देखो केव्स कैसे बनती हैं। अगर मैं केव्स की बात करूं तो मान लो आपके पास ये पूरी एक जगह थी जहां पे आपके पास यहां पे पूरे इलाके में आपके पास हार्ड रॉक से पूरा बना हुआ सरफेस था, लेकिन बीच में यहां कहीं आपके पास सॉफ्ट रॉक था। बीच में क्या था, यहां पे सॉफ्ट रॉक था। तो ओवर द टाइम जब पानी आएगा तो अपने साथ इसको क्या करेगा, डिसॉल्व कर लेगा। क्या करेगा, डिसॉल्व कर लेगा, और फॉर्मेशन आगे जाके कैसे हो जाएगा, ये पूरा एरिया डिसॉल्व हो जाएगा और बन जाएगा एक केव की तरह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक केव की तरह फॉर्मेशन हो जाएगा। अधिकतर जगह पे आपको ऐसे केव्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसका एक छोटा सा यहाँ पे भी देखना, देखो ये एरिया पूरा आगे का डिसॉल्व हो गया है, पानी आया होगा तो ऑब्वियस सी बात है इस एरिया में पूरा डिसॉल्व कर लिया और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन कर दिया, केव का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, लिखा क्या है, केव फॉर्म इन द एरियाज विथ अल्टरनेटिंग रॉक लेयर्स। ऑब्वियस सी बात है, अभी अल्टरनेटिंग रॉक लेयर्स है, कहीं हार्ड रॉक है कहीं सॉफ्ट रॉक है, इसके कारण फॉर्मेशन हुआ केव्स का। लाइक लाइमस्टोन सैंडविच्ड बिटवीन द अदर रॉक टाइप्स, सम केव्स हैव बीन ओपनिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स अर्निंग देम द नेम टनल्स। अब देखो टनल्स तो आप सभी जानते हो, कई जो केव होते हैं दोनों एंड से खुले होते हैं। ठीक है, और बीच में क्या होता है, यहाँ पे ऊपर हार्ड रॉक बनी होती है, इसको हम टनल कह देते हैं। ठीक है, और टनल्स अधिकतर हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, पहाड़ों पे हम स्ट्रक्चर बनाते ही हैं टनल्स। ठीक है,
केव्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ, आई होप समझ में आया होगा कि ये क्या है, सैंडविच पार्ट है। क्या होता है, सैंडविच पार्ट है, जिसमें लाइमस्टोन का जो पार्ट है हार्ड रॉक के बीच में दबा होता है, जिसके कारण क्या होता है, ओवर द टाइम जब यहाँ पे वाटर अपना एक्शन दिखाता है तो ये पार्ट इससे घुल जाता है और केव की तरह के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ये नेचुरल ब्रिजेस। अब नेचुरल ब्रिजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेचुरल ब्रिजेस बनती हैं कब, जब आप देखोगे कि कहीं पे आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर बच कैसे गया, क्योंकि ये हार्ड रॉक का स्ट्रक्चर रहा होगा और बीच में जो बना ये बीच वाला पूरा स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो गया है, या तो ग्राउंड वाटर के कारण डिसॉल्व हुआ होगा, तो ऑब्वियस ही बात अगर हम ग्राउंड वाटर पढ़ रहे हैं तो ग्राउंड वाटर के कारण इसका डिसोल्यूशन हुआ होगा। और ज्यादातर आपको ऐसे जो नेचुरल जो ब्रिजेस देखने को मिलेंगे ये नदियों के किनारे देखने मिलेंगे या बड़े बड़े सी के किनारे देखने मिलेंगे। तो ऐसे इलाके में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर ने क्या कर दिया है, नीचे का पूरे एरिया को डिसॉल्व कर दिया और एक नेचुरल सा ब्रिज बना दिया, इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल ब्रिजेस कह देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं, ग्राउंड वाटर कहीं ना कहीं हमारी रॉक को इरोड कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें इरोजन की प्रोसेस हो रही है, कहीं ना कहीं उसने क्या किया है, लाइमस्टोन को अपने अंदर डिसॉल्व किया है। तो फॉर्मेशन किसका हुआ, हमारे पास केव्स का फॉर्मेशन हुआ, हमारे पास फॉर्मेशन किसका हुआ, नेचुरल ब्रिजेस का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद सिंक होल्स का फॉर्मेशन हुआ, हमारे पास स्वेलो होल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये सब फॉर्मेशन कैसे हुए, इरोजन प्रोसेस के थ्रू हुए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, डिसोल्यूशन की प्रोसेस देखते हैं, भैया डिसॉल्व क्या होता है, या डिपोजिशन की प्रोसेस देखते हैं, सॉरी। अब कई जगह पे क्या देखोगे आप, इरोजन तो हुआ है, ऐसे ही कई जगह पे लाइमस्टोन का डिपोजिशन भी हो जाता है ओवर द टाइम। आप लोग अपने कूलर पे जब पानी डालते हो तो कई बार देखते हो कूलर पे आपके ऐसे ऐसे व्हाइट कलर की लेयर जम जाती है ऊपर नीचे, आपके कूलर के जो पीछे होती है ना, जिसको हम लोग टटिया कहते हैं, आपके पता नहीं क्या कहते हैं, उसमें पीछे जो होता है ना, उसमें क्या होता है, व्हाइट कलर की ऐसी लेयर जम जाती है। ठीक है, उसी तरीके की लेयर आप जाओगे जब कभी पुराने केव्स में तो वहां पे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और इन्हीं को हम स्टेलगेटाइट और स्टेलगेमाइट भी कहते हैं। So deposition happens when there is an obstruction in the groundwater's flow path. Water evaporates due to the temperature changes or there is a reduced solution capacity. अब देखो बात क्या हुई है यहाँ पे, हम सबसे पहले देखते हैं इसका स्टेलगेटाइट की बात करते हैं। स्टेलगेटाइट क्या होते हैं, स्टेलगेटाइट ऐसे होते हैं जो कि केव में जब आप जाओगे, देखो केव का फॉर्मेशन हमने देख लिया, केव का फॉर्मेशन हुआ इरोजन प्रोसेस के थ्रू। अब इरोजन प्रोसेस में क्या हुआ, ऊपर से जो पार्टिकल ऐसे लटका हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेलगेटाइट कह देते हैं। क्या कहते हैं, स्टेलगेटाइट कह देते हैं। हो सकता है कि देखो जैसे ये इस जगह पे आपको दिख रहा है, ये ऊपर से लटका हुआ दिख रहा है, ये है स्टेलगेटाइट है। क्या ये स्टेलगेटाइट, जो डिपोजिशन के कारण हुआ है, किसके कारण हुआ है, डिपोजिशन। बना कैसे, दे हैंग फ्रॉम द केव सीलिंग ब्रॉड एंड देयर बेस एंड टेपर टुवर्ड्स द फ्री हैंगिंग एंड्स। इसमें क्या होता है, इसका बेस क्या होता है, ब्रॉड होता है, देखो यहाँ पे ब्रॉड बेस देखने मिलेगा, और इसमें टेपर एंड्स होता है। ठीक है, मतलब पतला पतला हॉर्न की तरह इसका एंड देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्टेलगेटाइट कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेलगेमाइट्स। क्या होता है, स्टेलगेमाइट्स क्या होता है, स्टेलगेमाइट्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको इसी में नीचे से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहे होंगे, इसी स्ट्रक्चर को क्या कह देते हैं, स्टेलगेमाइट कह देते हैं। जो स्ट्रक्चर ऊपर से हमको हैंग करते दिख रहा है उसको हम कहते हैं स्टेलगेटाइट, जो नीचे से दिख रहा है उसको स्टेलगेमाइट कह देते हैं। ठीक है, दीज फॉर्मेशन राइज फ्रॉम द केव बॉटम। ये कहां से होता है, केव फ्लोर से होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो फ्लोर वाला एरिया होगा, जो नीचे वाला एरिया होगा, वहां पे इसका ब्रॉड एरिया होगा और ऊपर का एरिया हॉर्न टाइप होगा या पतला एरिया होगा। ठीक है, तो यही है स्टेलगेटाइट और स्टेलगेमाइट, इसका फॉर्मेशन डिपोजिशन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, पिलर्स की बात करते हैं। अब ये पिलर्स क्या है भैया, तो जब आपका स्टेलगेटाइट, मैंने क्या बोला, ये स्टेलगेटाइट था और नीचे से स्टेलगेमाइट है, जब ये दोनों आपस में आके मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में आके स्टेलगेटाइट और स्टेलगेमाइट मिल जाएंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा, एक केव पिलर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एक केव पिलर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या लिखा है, व्हेन स्टेलगेटाइट्स एंड स्टेलगेमाइट्स फ्यूज टुगेदर, जब दोनों इकट्ठा आके मिल जाते हैं तो फॉर्मेशन किसका होता है, केव पिलर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रिप स्टोन्स क्या होते हैं भैया, तो इसी का एक फॉर्म होता है कि कैल्साइट डिपॉजिट्स फॉर्म फ्रॉम अ ड्रिपिंग वाटर इन द ड्राई केव्स। अब ड्राई केव्स में क्या देखोगे आप, वाटर के ड्रिप होने के कारण ऐसी ऐसी एक लेयर बनी होती है, एक पतली पतली सी लेयर बनी होती है, उसी को हम ड्रिप स्टोन कह देते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, ड्रिप स्टोन, जहां से पानी बूंद बूंद करके गिर रहा होता है, जिस स्टोन। ठीक है, उसे ड्रिप स्टोन कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ड्रेप्स और कर्टेन्स। अब ये ड्रेप्स क्या है, जब यही ड्रिप स्टोन क्या हो जाए, निडल का शेप ले ले। कैसा शेप ले ले,
निडल का शेप, तो उसे हम कहते हैं ड्रेप्स और कर्टेन्स कह देते हैं। वही लिखा होगा कि निडल शेप्ड ड्रिप स्टोन्स दैट हैंग फ्रॉम द केव सीलिंग, जो कि केव की सीलिंग से हैंग हुआ है और किस तरीके का निडल शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या कह देते हैं, ड्रेप्स और कर्टेन्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसे हम, ड्रेप्स और कर्टेन्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लो स्टोन्स। नाउ फ्लो स्टोन्स क्या होते हैं भैया, तो फ्लो स्टोन्स वही डिपॉजिटेड पार्टिकल्स होते हैं जो केव से बह के आते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं केव फ्लोर पे आके, उससे हम फ्लो स्टोन्स कह देते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, फ्लो स्टोन्स। सो डिपॉजिट्स ऑन द केव फ्लोर फाउंड बाय सीपेज ऑफ वाटर एंड वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द स्टेलगेमाइट्स। स्टेलगेमाइट से वाटर फ्लो आउट होना या सीपेज ऑफ वाटर से जो स्टोन्स आके कलेक्ट हो गए हैं उसे हम फ्लो स्टोन्स कह देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सभी समझ में आए होंगे, इरोजनल स्ट्रक्चर्स और डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स, है ना। हमने जब शुरुआत की थी तो हमने क्या बोला था कि भैया आज हम ग्राउंड वाटर की स्टडी करेंगे, जिसमें हमने दो चीजें बोली कि भैया ग्राउंड वाटर भी इरोजन एंड डिपोजिशन करता है। इरोजन की प्रोसेस कैसे करेगा, उस एरिया में करेगा जहां पे हमें कैल्शियम का डिपोजिशन होगा या लाइमस्टोन हमें देखने को मिल जाएगा। और ऐसी एक टोपोग्राफी का ऐसी टोपोग्राफी जो किस एरिया में होगा जहां पे ऐसी रॉक्स हो जो लाइमस्टोन रिच रॉक्स हो, उसे हम कास्ट टोपोग्राफी कह देते हैं। इसके बाद हमने इसके दोनों फीचर्स देखे, पहले हमने इरोजनल फीचर देखा, उसका डिपोजिशनल फीचर देखा। इरोजनल फीचर में हमने शुरुआत कहां से की, तो सबसे पहले जो हमने बात करी थी इरोजनल फीचर में कि भैया इसमें स्वेलो होल से बात करी, फिर सिंक होल्स की बात करी। अब हमने दो तरीके की बात करी थी, पहले स्वेलो होल्स की बात करी, तो सिंक होल। सिंक होल भी दो तरीके का हमने देखे, एक सिंक होल ऐसे जो सॉल्यूशन या डिसॉल्व होने के कारण बने और दूसरा जो जमीन धंसने के कारण बने, तो दो तरीके के सिंक होल भी हमने देखे थे। फिर इसके बाद हमने किसकी बात करी, केव्स की बात करी थी, वहीं पे किसकी बात करी हुई थी, केव्स की बात करी थी। देखिए उलवास की बात करी थी, सिंक्स की बात करी थी। तो ये सब क्या थे हमारे, और नेचुरल ब्रिजेस, ये सब हमारे क्या थे, ये सब हमारे थे इरोजनल फीचर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। इसके बाद हम बात करते हैं डिपोजिशनल फीचर्स की, तो जहां पे हमने शुरुआत करी स्टेलगेटाइट से और स्टेलगेमाइट से। स्टेलगेटाइट ऐसे होते हैं जो कि ऊपर से नीचे जिसका ब्रॉडर बेस होता है और नैरो टॉप होता है और केव की सीलिंग से लटके होते हैं। स्टेलगेमाइट जो नीचे से लगे होते हैं, अगर दोनों आके मिल जाएंगे तो उससे फॉर्मेशन होगा केव पिलर का। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने ड्रिप स्टोन्स के बारे में देखा था। तो ड्रिप स्टोन्स ऐसे स्टोन्स होते हैं जहां से पानी की बूंदें कर ऊपर। दो चीज समझना कि ड्रिप स्टोन की सबसे पहली चीज ऐसी कि ये सीलिंग या केव की सीलिंग से लटके होते हैं, और दूसरी बात ये होता है इसमें कि इसमें से वाटर सीपेज होता रहता है। नेक्स्ट हमने बात करी किसकी, ड्रेप्स की। तो ड्रेप्स क्या होते हैं, ड्रेप्स ऐसे होते हैं जो निडल शेप्ड के ड्रिप स्टोन होते हैं, उसे कि हम ड्रेप्स कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी किसकी, फ्लो स्टोन्स की। तो फ्लो स्टोन्स ऐसे डिपोजिशन होते हैं स्टोन्स का जो किसके कारण होता है, जो कि पानी अपने साथ बहा के लाता है और कहीं ना कहीं केव के अंदर केव फ्लोर पे डिपॉजिट कर देता है, तो फॉर्मेशन हो जाता है केव स्टोन का। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या है, ग्लेशियर्स। अगर हम बात करें ग्लेशियर्स की, तो अर्थ में ग्लेशिएटेड पार्ट हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल जाएगा। पूरा एक अंटार्कटिकन कॉन्टिनेंट ही हमारा पूरा ग्लेशिएटेड पार्ट में है, और अप्रोक्सीमेटली 10% कवर्ड एरिया हमारा ग्लेशियर से है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ, ग्लेशियर्स आर द मास ऑफ द आइस दैट मूव ओवर द लैंड इन द वेरियस फॉर्म्स कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द अर्थ सर्फेस। अर्थ के सरफेस का लगभग 10% एरिया आपके ग्लेशियर्स ने कवर किया हुआ है। या तो आप जाओगे तो कई बार आपको क्या कहते हैं, आइसबर्ग्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही सब क्या होते हैं, आइस पार्टिकल्स होते हैं, कूल डाउन पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स होते हैं जो कहां, जो वास्ट प्लेन को कवर करते हैं एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स, वाइल पिडमॉन्ट ग्लेशियर्स क्या होते हैं जो प्लेन्स के ऊपर स्प्रेड होते हैं। तो दो तरीके के ग्लेशियर्स हो गए, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हो गए और पिडमॉन्ट ग्लेशियर्स हो गए। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स क्या है भैया, ऐसे हैं जो कि फुट ऑफ द माउंटेन में आपको देखने मिलेंगे ये ग्लेशियर्स, और दूसरे जो है पिडमॉन्ट ग्लेशियर्स हैं जो प्लेन्स के ऊपर स्प्रेड रहते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर्स के दो पार्ट हो गए। अगर मैं बात करूं ग्लेशियर्स में इरोजन किस प्रोसेस से होता है, तो समझना ग्लेशियर्स में इरोजन मोस्टली प्लकिंग के थ्रू होता है और अब्रेशन के थ्रू होता है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी भैया प्लकिंग क्या है, कि सर प्लकिंग समझाओ, प्लकिंग क्या है और अब्रेशन क्या है, ये दोनों समझाना है आपको। तो समझना होता ये है कि मान लो ये हमारा ग्राउंड पार्टिकल है, ये ग्राउंड का एक लेवल है। ठीक है, या ग्लेशियर मान लो, यहां पे जो स्टोन पार्टिकल्स होते हैं
जो ये स्टोन पार्टिकल्स होते हैं जो कहां पड़े होते हैं, फ्लोर पे पड़े होते हैं, ग्लेशिएटेड फ्लोर पे पड़े होते हैं, क्या होगा, इन पे एक्शन होगा। अब्रेशन की प्रोसेस में क्या होगा, जब ये फ्लो करेंगे और ग्राउंड को छीलते हुए चले जाएंगे, ऐसे प्रोसेस को हम अब्रेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अब्रेशन। नेक्स्ट जो प्लकिंग प्रोसेस होता है वो इसी से सिमिलर है। अब होता क्या है प्लकिंग में कि मान लो सामने एक बड़ा सा पत्थर है, तो इसने क्या कर दिया, जो ग्लेशिएटेड मटेरियल था उस पत्थर को उखाड़ के बाहर फेंक दे, उस प्रोसेस को कहते हैं प्लकिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्लकिंग। तो हमने क्या समझा कि प्लकिंग और एब्रेशन के प्रोसेस के थ्रू यहां पे हमको इरोजन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वही प्लकिंग लिखा हुआ है। प्लकिंग क्या है भैया, प्लकिंग है द ग्लेशियर फ्रीज द जॉइंट्स एंड बेड्स ऑफ द अंडरलाइंग रॉक्स, टीयर्स आउट इंडिविजुअल ब्लॉक्स। मैंने क्या बोला था कि ये इंडिविजुअल ब्लॉक को क्या कर देगा, टीयर आउट कर देगा, निकाल के बाहर फेंक देगा, एंड ड्रैग्स देम अवे, और क्या कर देगा, इसे बाहर फेंक देगा। उससे उस प्रोसेस को कहते हैं प्लकिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसे हम, प्लकिंग। स्ट्रक्चर में दिखा होगा, ये देखो यहां से क्या कर दिया इसने, कुछ पार्टिकल थे इसको उठा के यहां से मेल्ट करके इसको बाहर ले जाके फेंक दिया है। ठीक है, तो ये प्लगिंग हो गए। और ये प्लग्ड पार्टिकल आपको जाके डिपॉजिट भी तो होंगे, यहां से हमारे स्टोन पार्टिकल होते हैं, सैंड पार्टिकल, क्ले पार्टिकल है, जब यहाँ प्लकिंग प्रोसेस या ऑपरेशन प्रोसेस के थ्रू जब निकले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं जाके वो डिपॉजिट होंगे। नेक्स्ट इज हमारे पास अब्रेशन क्या होता है, तो वही मैंने पहले ही बताया था कि द ग्लेशियर्स स्क्रैचेस, स्क्रैप्स, पॉलिशेस एंड स्कोर्स द वैली फ्लोर। जो आपकी वैली फ्लोर थी उसको क्या करती है, स्क्रैच करती है, पॉलिश करती है, और इसी में जो रॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेब्रिस फ्रोजन इनटू इट। जो उसमें डेब्रिस होता है, जो मलबा होता है, उसको स्क्रैच करके जब ले जाती है फ्लोर के थ्रू, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्रेशन कहते हैं। ठीक है, और प्लकिंग क्या कहेंगे, उसके रास्ते में अगर कोई बड़ी चट्टान आ गई, इजी भाषा में समझो कि अब्रेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि वैली फ्लोर में जो हमारे पास मलबा है ये बह के चला जाए, इसे हम क्या कहते हैं, ये जब बहेगा तो उसके कारण क्या होगा, यहां से क्या होगा, कुछ ना कुछ स्क्रैचेस डेवलप होंगे, या कुछ ना कुछ एरिया को ये क्या करते हुए चला जाएगा, गड्ढा करते हुए चला जाएगा, उससे हम कहते हैं अब्रेशन की प्रोसेस। और प्लकिंग की प्रोसेस में मान लो इसी के रास्ते में कोई बड़ी चट्टान आ जाए तो ये क्या कर दे, उसको उखाड़ के बाहर फेंक दे, और इस प्रोसेस को कहते हैं प्लकिंग की प्रोसेस। ठीक है, अब ये स्नो लाइन क्या होता है भैया, स्नो लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहां पे जो एवरेज टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हमको देखने मिलता है। ठीक है, जो एवरेज टेम्परेचर होता है हर बार का वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट देखने मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्नो लाइन कहते हैं। ठीक है, मार्क्स द एलिवेशन वेयर एन एवरेज टेम्परेचर रिमेन्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। डेफिनेटली क्या रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट ड्यूरिंग द वार्मेस्ट मंथ। अच्छा, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कब की बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग द वार्मेस्ट मंथ, गर्मी के महीनों में, जब सबसे गर्म महीना रहेगा उस दौरान भी, जब एक ऐसा एरिया जहां का एवरेज टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इसे हम क्या कह देंगे, स्नो लाइन कह देंगे। क्या कह देंगे, स्नो लाइन। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़े, अब हम सबसे पहले बात करते हैं ग्लेशियर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में, कि भैया ग्लेशियर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म में सर्क की। भैया सर्क क्या होते हैं, तो आप कई जगह पे ग्लेशियरों को देखोगे, ग्लेशियर में एक जगह से आपको क्या देखने मिलेगा कि एक जगह का पार्टिकल यहां पे इरोड हो गया है, सिर्फ एक जगह से आपको इरोजन देखने मिलेगा, और ऐसे एरियाज को हम सर्क कहते हैं। मतलब ग्लेशियर ऐसा हो गया, एक जगह का एरिया आपका थोड़ा थोड़ा इरोड हो गया है, उससे हम क्या कह देते हैं, सर्क कह देते हैं। ठीक है, यही लिखा होगा। सो दे आर लाइक स्टीप वॉल्ड डिप्रेशंस एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर वैली। ठीक है, स्टीप वॉल्ड हेड होता है। नेक्स्ट, दे आर डीप, लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ्स और बेसिन्स विद अ वेरी स्टीप, concave और vertically dropping high walls at its head as well as sides। तो इसमें क्या होता है, एक concave sides होती है, ठीक है, और एक साइड पे इस पे वर्टिकल इरोजन हुआ होता है। ठीक है, एक साइड पे इस पे इरोजन हुआ होता है, तो फॉर्मेशन किसका हो गया, सर्क का। अगर इसका लोकेशन बात करूं तो कहां पे होगा, एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर वैलीज। जो पे ग्लेशियर वैलीज होती है उसके हेड पे आपको सर्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब समझ लेना कि ऐसे सर्क जो कि हेड ऑफ द ग्लेशियर वैली में देखने मिलता है, तो इसको हम और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, कोरी भी कह देते हैं। ठीक है, इसे हम कोरी भी कह देते हैं।